नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये वीडियो जो है क्लास 9th के हमारे जो पहला चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, फ्रांसीसी क्रांति, उसी से रिलेटेड है। और ये इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम आज वाले वीडियो में जानेंगे राजनीतिक प्रतीकों का महत्व। जब हम राजनीतिक प्रतीकों का महत्व पढ़ते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल, तो वो क्या करता है, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करता है, कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। और ये प्रतीक जो है ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं आपने देखा होगा, अलग अलग राजनीतिक दलों को देखा होगा। जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उसका राजनीतिक प्रतीक क्या है, आपका हाथ का पंजा है। समाजवादी पार्टी जिसका राजनीतिक प्रतीक क्या है, साइकिल है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी है, उसका राजनीतिक प्रतीक क्या है, कमल का फूल है। हर दल किसी न किसी राजनीतिक प्रतीक का प्रयोग करता है। तो ये प्रथा इंडिया में कोई नई नहीं है। ये जो सिनेरियो क्रिएट किया गया है, ये असल में इसके पीछे का कारण कुछ और था। तो आज वाले वीडियो में हम यही जानेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, जब बात फ्रांसीसी क्रांति की चल रही थी तो हम फ्रांसीसी क्रांति में हम ये देखेंगे कि सब फ्रांसीसी क्रांति का एक्चुअल कारण क्या था। हमने क्या जाना था कि सब जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, तो उसमें कौन लोग जुड़े हुए थे, गरीब लोग जुड़े हुए थे। गरीब लोग भी जुड़े हुए थे, कुछ लोग जो थे वो कौन लोग थे, पैसे वाले लोग भी थे। एक्चुअल में जब ये क्रांति आगे बढ़ी, हमने पिछले वाले वीडियो में क्या जाना, हमने ये जाना कि साहब जब लुई 16 से संविधान पर सिग्नेचर करा लिए गए, जब एक संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई, या जो पुरानी व्यवस्था थी उसको वहीं पे जो है ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उसको मानने से मना कर दिया गया, तो अब लोगों को इस क्रांति से जोड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए थे। इनमें हम कुछ राजनीतिक प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीतिक प्रतीक का फ्रांस की क्रांति में क्या रोल था। फ्रांस में क्या था कि जिस टाइम पीरियड में ये क्रांति चल रही थी ना साहब, उस टाइम पीरियड में क्या था, उस टाइम पीरियड में फ्रांस में लोग जो थे ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो राजनीतिक प्रतीक का इस्तेमाल करना क्या था कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इस क्रांति से कनेक्ट किया जा सके, और इसी के लिए अलग अलग राजनीतिक प्रतीक चिन्ह बनाए गए। अलग अलग प्रतीक चिन्हों का अलग अलग मायना होता है, अलग अलग मतलब होता है। तो जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या किया गया, जो हमारे उस समय फ्रांस में जो लीडर रहे ना, तो उन्होंने प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया। और इन प्रतीक चिन्हों को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण था फ्रांस की जनता का पढ़ा लिखा ना होना। तो फ्रांस में राजनीतिक प्रतीकों की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अधिकतर जनता जो थी वो कैसी थी, अशिक्षित थी। अब जनता अशिक्षित थी तो आप उनको डिफाइन करके तो नहीं बता सकते, उनको बोल के तो नहीं समझा सकते, ना ही उनको कनेक्ट कर सकते हो। तो क्या किया जाता है ऐसी सिचुएशन में, जब लोग आपकी बात को सुनकर ना समझ पाए, तो उस समय आपको लोगों के साथ अगर कनेक्ट होना है तो उसके लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करना होगा। और ये प्रतीक चिन्ह इसीलिए इस्तेमाल किए गए फ्रांस में ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों के साथ जुड़ाव हो सके। तो इन प्रतीक चिन्हों का अपना मायना था, तो लोगों तक आसानी से अपना मैसेज पहुंचाने के लिए ही क्या किए गए, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया। तो जब भी किसी भी राजनीतिक दल को अपना मैसेज लोगों के बीच में पहुंचाना होता है तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रतीक चिन्हों का। आपने देखा होगा बैनर पोस्टर लगते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा आवास योजना वाला बैनर लगा तो उसमें साहब एक गरीब महिला की फोटो लगाई जाएगी। मतलब वो ये इंडिकेशन होता है कि देखो जो ये योजना है ना, इनसे इस प्रकार की महिलाओं को लाभ मिलेगा। या कहीं पे साइकिल वितरण कार्यक्रम है, बच्चियों को साइकिल दी जानी, तो उसमें गरीब बच्चियों की फोटो लगाई जाएगी कि साहब ये जो योजना है ना, इसमें ऐसी बच्चियों को लाभ मिलेगा। तो कुछ प्रतीक चिन्ह है, उन प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो प्रतीक चिन्ह है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे बगल में, तो जो ये प्रतीक चिन्ह है इसमें आपको जो टूटी हुई जंजीरें दिखाई दे रही। टूटी हुई जंजीरों का मतलब क्या है, सब टूटी हुई जंजीरों का मतलब है कि टूटी हुई जंजीरें जो होती है ना वो स्वतंत्रता का प्रतीक होती हैं, फ्री होने का प्रतीक होती है। आपने देखा होगा जो कैदी होते हैं, जिनके अधिकारों का हनन होता है, जिनके अधिकारों को छीना जाता है, तो उनको क्या हाथ में बेड़ियां डाल दी जाती हैं, उनके हाथ में जंजीरें डाल दी जाती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन पे आपको जो है एक इमेज दिख रही होगी, और इस इमेज में जो है आपको टूटी हुई जंजीरों को दिखाया गया है। उसके बाद दूसरी इमेज जो आपके सामने आ गई होगी, इसमें आपको एक गट्ठर दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, एक गट्ठर दिखाया गया है। और इस गट्ठर के अंदर क्या है, इस गट्ठर के अंदर लकड़ियों का एक गट्ठर दिखाया गया है, जो छड़ों का बर्छीदार गट्ठर है।
आपने बचपन में बहुत कहानी सुनी होगी। कौन सी वाली? कि साहब एक किसान था, उस किसान के 4 बेटे थे, चारों के चारों बेटे जो है वो काम नहीं करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उस किसान ने क्या किया साहब, एक गट्ठर मंगवाया और कुछ लकड़ियां मंगवाई। हर अपने सभी लड़कों को एक एक लकड़ी दे दी, कहा इनको तोड़ो। तो साहब उन्होंने तोड़ दिया आसानी से। फिर उसने क्या कहा कि अच्छा अब ये गट्ठर लीजिए, इस गट्ठर को तोड़ के दिखाइए। उन्हीं 4 लकड़ियों को फोल्ड करके बाइंड करके एक साथ दे दिया। तो साहब किसी लड़के ने नहीं तोड़ पाया। तो उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि साहब एकता में शक्ति होती है। तो यहाँ पे जो आपका छड़ों का बर्छीदार गट्ठर दिख रहा है, ये छड़ों का बर्छीदार गट्ठर जो है ना, ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है एकता का। तो हमने क्या पढ़ा? 2 सिंबल हो गए आपके। एक हमने सिंबल आपको बताया क्या कि एक सिंबल था टूटी हुई बेड़ियां, जो किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का। दूसरा छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, जो कि किसका प्रतीक है? एकता का। किसका प्रतीक है? एकता का। उसके बाद तीसरा है आपका त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। कि त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, जो कि बगल में मेरे आ गई इमेज आपको शो कर रही हूं। इस इमेज में आपको देखो एक आंख दिखाई गई है जो कि त्रिभुज के अंदर है। इसका मेन पर्पस क्या था? ये लोगों को ये इंडिकेशन दे रहा था, देखो जो ये त्रिभुज में रोशनी बिखेरती आंख है ना, ये आपकी अज्ञानता को समाप्त करने का प्रतीक है। कि लोगों के अंदर अगर आपको अज्ञानता को समाप्त करना है तो हम उनको बोल के नहीं बताएंगे। ये ट्रायंगल में जो आपकी आंख है ना, ये लोगों को यही मैसेज दे रही थी। तो टोटल कितने आपके प्रतीक हो गए? 3। चौथा क्या था साहब? चौथा था राजदंड। राजदंड आपने देखा होगा, पुरानी वाली जो अमरीश पुरी वाली जो फिल्में देखी होंगी उनमें साहब अमरीश पुरी आता था, मुगेम्बो आता था, उसमें उसके हाथ में एक छड़ हुआ करती थी, ऐसी छड़। या आपने अभी देखा होगा नए वाले संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उसमें मोदी जी ने एक स्टिक लेके गए और साहब जो चेयरमैन की चेयर होती है ना, जो संसद का जो क्या कहते हैं उसको, अध्यक्ष के जस्ट बगल में आज भी लगी हुई है, उसको राजदंड बोला जाता है। ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई? ये प्रक्रिया शुरू हुई थी राजाओं के टाइम पीरियड से। कि जब भी राजाओं को अपनी पावर को ट्रांसफर करना होता था ना, मतलब राजा के बाद जब राजा का बेटा राजा बनता था, मतलब जब राजकुमार बनता था ना राजा, तो उस समय क्या होता था? पावर ट्रांसमिशन की जाती थी। पावर को क्या किया जाता? ट्रांसफर किया जाता था। तो उस समय कोई ऐसी चीज देनी होती थी कि साहब आज से ये लकड़ी या ये चीज आपके हाथ में रहेगी, आप सबसे पावरफुल व्यक्ति होंगे। तो राजदंड जो है वो चोल वंशों के टाइम से चलता हुआ आ रहा है, चोल वंश, और ये शाही सत्ता का प्रतीक हुआ करती थी। राजदंड जो था वो किसका प्रतीक था? शाही सत्ता, राजा महाराजाओं का प्रतीक था। भाई जिसके हाथ में ये स्टिक होगी ना, ये राजदंड होगा, वो कौन होगा? वो राजा होगा, वो क्षेत्र का सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा। तो टोटल कितने प्रतीक हो गए आपके? 4 प्रतीक हो गए। उसके बाद स्क्रीन पे आपको एक टोपी दिख रही होगी, देखिएगा ध्यान से। ये टोपी आपने और भी कहीं देखी होगी। अगर आपको ओलंपिक में इंटरेस्ट है तो आपने ये टोपी जरूर देखी होगी। कहाँ देखी होगी? सब इस बार जो हमारे ओलंपिक हुए थे ना, वो फ्रांस में हुए थे। जैसे सेंटा क्लॉज आपने देखा होगा, सेंटा क्लॉज एक टोपी लगा के आता है रेड कलर की, इसी टाइप से ये टोपी जो है ना, इस टोपी को फ्रेंजियन कैप बोला जाता है, फ्रेंजियन टोपी बोला जाता है। इसको पहनते कौन थे? इसको सब वो लोग इसको जो है वो दास पहनते थे। कौन? जो बंदरगाहों पे काम करते थे या जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, जो स्वतंत्रता जिनको प्राप्त हुई, वो लोग पहनते थे। इसका प्रतीक क्या था कि साहब ये किसका? दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक था। कि जो दास पहले गुलाम थे, जब वो आजाद हुए तो वो ये कैप लगाने लगे। स्क्रीन पे आपको कैप दिख भी रही होगी रेड कलर की। तो ये जो टोपी थी ना, इसी को बोलते थे फ्रेंजियन कैप। और इस बार के पेरिस ओलंपिक में क्या किया गया था? हर जीतने वाले खिलाड़ी को एक फ्रेंजियन कैप दी जाती थी, और उसका मोटो भी था, फ्रेंजियन कैप ही दिखाई गई थी आपको ओलंपिक गेम्स में। तो टोटल हमारे प्रतीक हो गए 5। उसके बाद 3 कलर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में, आपको 3 कलर दिख रहे होंगे, नीला होगा, लाल होगा और सफेद होगा। दिख रहे? तो ये जो 3 कलर आपको दिख रहे हैं ना, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। तो आप जब फ्रांस का झंडा देखते हैं ना, तो उसमें आपको ये 3 ही कलर मिलेंगे, नीला, लाल और सफेद। उसके बाद अगली स्क्रीन में आपको जो है एक इमेज दिख रही होगी, पंखों वाली स्त्री या डेनो वाली स्त्री। इसको क्या कहा जाता है? डेनो वाली स्त्री। तो ये डेनो वाली स्त्री साहब किसका प्रतीक था? ये डेनो वाली स्त्री जो थी ना, ये कानून का मानवीय रूप था। कि भाई कानून जो है ना, वो आपकी तरह आपके ऊपर मानव की तरह व्यवहार करेगा, जानवरों की तरह नहीं। इसका प्रतीक क्या था? डेनो वाली स्त्री। उसके बाद आपको अगली स्क्रीन में एक जो है विधि पट्ट दिख रहा होगा, कानून का एक
शिलापट्ट दिख रहा होगा जिसपे कानून लिखे हुए दिख रहे हैं ना ये। तो ये जो स्क्रीन पे आपको ये जो विधि पट दिख रहा है ना, ये किसका प्रतीक था? ये कानून की समानता का प्रतीक था। चाहे अमीर हो, गरीब हो, कुलीन हो, पादरी हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए कैसा रहेगा? समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज वाले वीडियो में हमने इन इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्हों की बात की। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनको आप जो है कायदे से प्रिपेयर करिएगा और इन नोट्स को आप रिवाइज करते रहिएगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इन चीजों से बाहर आपका कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।